नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हिंद किसान में और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। आज हमारे साथ विजय जावंधिया जी जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र से एक बहुत ही वरिष्ठ फार्म लीडर हैं और उनसे समझते हैं कि जो ताज़ा सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है कि अभी हम इन 3 कृषि कानूनों को अबेयंस पर सस्पेंड कर रहे हैं और एक कमिटी बना रहे हैं ताकि जो ज़मीनी हालात हैं उस पर हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से विचार कर सकें और एक सही फैसला ले सकें। मगर इसको समझते हैं कि असल में जो ये फैसला लिया गया है, क्या ये जो एक स्टेलमेट हो गया था किसान और सरकार के बीच, तमाम 8 दौर की वार्ता हुई मगर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका। किसानों की 2 प्रमुख मांगे कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कीजिए, उन्हें सस्पेंड ना कीजिए, कोई सस्पेंशन, कोई संशोधन नहीं चलेगा। ये उनकी मांग और दूसरा कि एमएसपी को बाध्यकारी बनाइए। लेकिन इन दोनों ही जो मांगे हैं उन पर किस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री ली और जो ये एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया, इसको जावंदिया जी किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले आपकी प्रथम प्रतिक्रिया। नहीं देखिए, 3 कानूनों को अबेंस में रखने की तो मैं भी मांग कर रहा था कि इसमें सरकार ने कुछ दिन के लिए इन कानूनों को अभी ठंडे बस्ते में रख देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा तो मुझे लगा चलो ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो 4 सदस्यीय कमिटी की घोषणा की है ना, उससे मुझे बहुत दुख हुआ है। क्योंकि ये जो 4 सदस्यीय कमेटी है, इसमें मैं 3 लोगों को तो जानता हूं जी। कि ये तीनों भी मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं। भूपेंद्र सिंह मान या हमारे साथ में किसान समन्वय समिति में थे। मैं किसान समन्वय समिति का संयोजक था और बाद में किसान समन्वय समिति का अध्यक्ष भी बना। उसके बाद में भूपेंद्र सिंह मान भी किसान समन्वय समिति के अध्यक्ष बने थे। वीपी सिंह जी के कार्यकाल में वो तो 6 साल राज्यसभा में भी थे। और मैंने महाराष्ट्र में कपास एकाधिकार योजना में किसानों की जो अन्यायकारक कटौतियां होती है उसके लिए उपोषण की घोषणा की थी। तो मेरा वो उपोषण ना हो इसलिए शरद जोशी जी ने भूपेंद्र सिंह मान जी को पंजाब से खास बुलाकर मेरे गांव भेजकर मेरा वो उपोषण भी रद्द करने को लगाया था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और बाद में ये शरद जोशी के समर्थक हो गए थे कि जिन्होंने फ्री मार्केट को सपोर्ट किया। पर वो फ्री मार्केट को सपोर्ट उनका इतनी अवसरवादिता थी कि यही शरद जोशी ने वीपी सिंह जी के लिए कृषि नीति का ड्राफ्ट किया था। वीपी सिंह जी ने उस कृषि नीति की तरफ ध्यान नहीं दिया, पर शरद जोशी जी ने उस कृषि नीति को 25 जनवरी 1991 को प्रसिद्ध किया है। ये देखिए, ये कृषि नीति है, वो एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। हम्म। और ये उन्होंने 25 जनवरी 1991 को प्रकाशित की थी। और इस पॉलिसी में उन्होंने पूरा सरकारी इंटरवेंशन मान्य किया है। आपको आश्चर्य होगा सुनकर और श्रोताओं को भी आश्चर्य होगा कि आज जो पोल्ट्री पर बर्ड फ्लू का खतरा है, इसमें तो उन्होंने पोल्ट्री को भी एमएसपी के दायरे में लाने की बात कही भी है। और आज उनका संगठन इन 3 कानूनों का समर्थन करता है और उसमें के वो अनिल धनवट हमारे मित्र वहां पर है। मुझे सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर हंसना चाहिए या रोना चाहिए, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे कि आपने इस कमिटी के सदस्यों का नाम लिया तो मैं एक बार दर्शकों को बता दूं कि इस कमिटी के जो सदस्य हैं, जो चयनित, जो जिनके बारे में नाम सामने आए हैं, वो हैं भूपेंद्र सिंह मान, अशोक गुलाटी, प्रमोद के जोशी और अनिल घनवत। तो जिसमें से कि विजय जावंदिया जी बता रहे हैं कि खुद स्वयं वो इन इसमें से 3 लोगों के साथ काम कर चुके हैं और ये बात बिल्कुल साफ आ चुकी है सामने कि ये जो चारों ही जो सदस्य हैं ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के समर्थक हैं। तो ऐसे में विजय जी ये समझाइए कि हमारे दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि क्या हमारा देश और हमारी कृषि और हमारे किसान उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि हम फ्री मार्केट इकोनॉमी में उनको आगे बढ़ता देखेंगे, क्योंकि सरकार का तो यही तर्क है कि 2022 तक उनकी आय दुगनी करनी है और आय दुगनी करने का सबसे आसान और सबसे उम्दा तरीका है कि जो प्राइवेट कंपनियां आए, निवेश करें और फ्री मार्केट इकोनॉमी हो, प्राइस डिस्कवरी हो। ये सारे फॉर्मूले बोलने में बहुत सही है मगर जो धरातल पर जो सिचुएशन है भारतीय किसान की, कृषि की, क्या उसमें ये सही रहेगा?
नहीं, देखिए, मोदी जी और मोदी सरकार के सब मंत्री और भाजपा के सब नेता एक बात का जवाब नहीं देते हैं। देखिए, हम बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इन 3 कानूनों के कारण 70 साल से कांग्रेस के राज में जो किसानों का शोषण हो रहा था, एपीएमसी में जो किसानों को कम दाम मिलते थे, वहां आड़ती या दलाल उनका शोषण कर रहा था। अब एपीएमसी के बाहर जो कोई व्यापारी पैन कार्ड लेके आने वाला है और किसानों का माल खरीदने वाला है, उससे उसको ज्यादा दाम मिलने वाले हैं, अच्छे दाम मिलने वाले हैं, उसका सब भला होने वाला है। तो अगर इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि एपीएमसी के बाहर अच्छे दाम, यानी एमएसपी से ज्यादा दाम, क्योंकि एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गई ना, कम से कम दाम की गारंटी है वो। तो जब अच्छे दाम मिलने वाले हैं, तो फिर इन 3 कानूनों में एमएसपी की गारंटी देने के लिए क्यों घबरा रहे हैं? इनको तो कुछ खरीदना ही नहीं है ना, तो अच्छे दाम से बिकने वाला ही है। तो फिर ये क्यों नहीं कहते हैं कि एमएसपी की गारंटी दे दी जाएगी और एपीएमसी में या एपीएमसी के बाहर किसान को अगर एमएसपी नहीं मिलती है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। मुझे सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का इंटरवेंशन होता तो आनंद होता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का इंटरवेंशन क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ये भी तो कह सकता था ना, इतनी कमेंट्स की उन्होंने, तो वो ये भी कमेंट कर सकती थी कि आप इनको एमएसपी की गारंटी का कानून दे दो, हमको इंटरवेन भी नहीं करना पड़ेगा। ये क्यों नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरी बात जो आपने कही, मैं बार बार एक सवाल पूछ रहा हूँ कि दुनिया में मुझे एक देश बताइए। मैंने खुद शरद जोशी जी को यह सवाल पूछा था कि आप मुझे दुनिया में एक देश बताइए कि जहां पे सरकार के इंटरवेंशन के बिना किसानों के और गरीबों के सवाल हल हुए। मेरी जानकारी ये है कि नोवेयर इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर इज नॉट सस्टेनेबल विदाउट स्टेट सपोर्ट। सरकार की मदद के बिगैर दुनिया में कहीं भी खेती ये मुनाफे का धंधा नहीं है। ये वास्तविकता है। अब इस बात को ये किस तरह से पूरा करेंगे? मैं आपको एक और दुर्भाग्य की बात कह रहा हूं। कल ही मैं एक टीवी चैनल पे धनवट करके कोई हरियाणा के नेता है बीजेपी के, वो तो ये दावा कर रहे थे कि अब तो पंजाब हरियाणा में किसानों को कपास का एमएसपी से ज्यादा दाम 300 रुपए मिल रहा है और व्यापारी खरीद रहे हैं, और वो ये 3 कानूनों के कारण हो रहा है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने संबित पात्रा को एक टीवी चैनल पे काउंटर करने की कोशिश किया। मैंने कहा, संबित पात्रा जी, क्या ये 3 कानूनों के कारण कपास के दाम में तेजी आ गई है क्या? ये एब्सर्ड स्टेटमेंट है। देखिए, वास्तविकता यह है कि इस साल जब कपास का सीजन शुरू हुआ तो 75-74 सेंट प्रति पाउंड रुई का भाव न्यूयॉर्क कॉटन में था। वो अभी 87 सेंट पर चले गया है। इसलिए रुई के दाम में तेजी आई है। सोयाबीन के दाम में तेजी आई है। सोयाबीन के दाम में तेजी आने के कारण कॉटन सीड ऑयल केक में तेजी आई है। उस खाने के तेलों के दाम में तेजी आई है। उसके कारण कॉटन सीड के दाम में भी तेजी आई है। इन सबके कारण कपास के दाम ओपन मार्केट में बढ़ रहे हैं। ये 3 कानूनों के कारण नहीं बढ़ रहे हैं ना। और रुपया भी 74 रुपए डॉलर हो गया है। मुझे समझ में नहीं आता है कि किस तरह से ये उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, आपको, मुझे तो प्रधानमंत्री जी से भी बड़ा दुख होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के किसान से बात करते हैं, ये टीवी पे बताया जाता है, और मध्य प्रदेश का किसान प्रधानमंत्री जी को कहता है, जब प्रधानमंत्री जी उनको पूछते हैं कि क्या इन 3 कानूनों का आपको लाभ हुआ है, तो वो मध्य प्रदेश का किसान प्रधानमंत्री जी को कहता है कि हाँ, मुझे लाभ हुआ है। मैंने एपीएमसी के बाहर आईटीसी को इस साल 4100 रुपए में सोयाबीन बेचा है। अब मुझे बताइए कि इस साल 4100 रुपए सोयाबीन का दाम क्या ये 3 कानूनों के कारण मिला है क्या? इस साल सोयाबीन की फसल देश में कमजोर नहीं हुई तो ब्राजील में और अर्जेंटीना में भी सवाल है। और दुनिया के बाजार में, अमेरिका में $8 प्रति बुशेल का दाम $13.5 पे गया है, और इसके कारण सोयाबीन के दाम में तेजी आई है। पिछले साल आईटीसी कहाँ थी? मुझे समझ में नहीं आ रही कि कैसा प्रचार करना। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कारण हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से गुमराह किया जा रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कि मोदी जी ये 3 कानून किसानों को स्वतंत्र करने के लिए नहीं लाए हैं। मोदी जी खुद स्वतंत्र होना चाहते हैं उस जिम्मेदारी से जो उन्होंने 2014 में किसानों को जो वचन दिया था
कि हम सत्ता में आएंगे, मनमोहन सिंह का मर जवान मर किसान बदलेंगे, जय जवान जय किसान करेंगे और आपको पूरे खर्चे पर 50% मुनाफा जोड़कर दाम देंगे। उस जिम्मेदारी से वो मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इन 3 कानूनों को लाया है, और हाँ, ना कि हम ये सुन किसानों के रहे हैं हित के सरकार लिए। को कहते हुए टू मच डेमोक्रेसी, मिनिमम गवर्नेंस, जो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं यही दर्शा रहा है कि जैसे कि आपने बोला कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाह रही है। मैं एक बार फिर से इस जो कमिटी बनी है उस पर एक बार फिर से आना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि इतने आनन फानन में कमिटी मेंबर्स का नाम सामने रखा गया। एक बार फिर से, जैसे किसानों को मैं सुन रही थी, उनका कहना था कि सरकार ने हमसे पूछे बिना ये 3 कृषि कानून हम पे थोपे और अब सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछे बिना ये कमिटी थोप दी है। जो किसान हैं वो बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता नहीं चाहते हम, हमारी मांग सरकार से है और सरकार अब बीच में से गायब हो गई है और सुप्रीम कोर्ट को सामने रख दिया है। ये एक बार फिर से बिना डिस्कशन, बिना डेलिब्रेशन के किस आधार पर इन सदस्यों को चुना गया? क्या इसमें आपको कोई स्ट्रैटेजी नजर आती है? नहीं, मुझे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है इसमें कि इसमें मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाले लोगों को ही चुना गया है, यानी एक प्रकार से सरकार को मदद हो, यही भूमिका है। मुझे बताइए ना कि ये जो अनिल धनवट है महाराष्ट्र के, ये नगर जिले के है और शक्कर पर इंपोर्ट ड्यूटी है, शक्कर एक्सपोर्ट को सब्सिडी है, शक्कर के बफर स्टॉक के लिए बिना ब्याज का कर्जा है, ये इंटरवेंशन है। फ्री मार्केट कहाँ है? और फिर ये फ्री मार्केट की भी बात करेंगे। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के महामहिम न्यायाधीशों को विनती करता हूं कि जरा हमको समझाइए ना आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर कि ये निरपेक्ष बॉडी कैसी है। नहीं तो फिर इन लोगों से ये लिखवा लीजिए कि इनको शक्कर एक्सपोर्ट को सब्सिडी नहीं चाहिए, शक्कर इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं चाहिए, शक्कर के बफर स्टॉक के लिए बिना ब्याज का कर्जा नहीं चाहिए। ठीक है, फिर हम सोचेंगे ये निरपेक्ष हो गए। ये अपने लिए तो सब कुछ सुरक्षा चाहते हैं और बाकी के किसानों को कहते हैं कि नहीं, सब खुला होना चाहिए। वो अनिल धनवट ये कहते हैं कि एकाधिकार योजना कपास की खत्म कर दी, इसलिए किसानों को दाम मिल रहा है। अभी तक के सीसीआई का क्यों खरीदी शुरू हो रही थी? क्यों सीसीआई को 2 साल में खरीदी करना पड़ा? मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा गेम प्लान एक प्रकार से सरकार को मदद करने का और इस आंदोलन में बैठे हुए किसानों को ये बताने का कि देखिए सुप्रीम कोर्ट आपके हित में इंटरवीन कर रहा है, इसलिए 3 कानूनों को बाजू में रख दिया। मैं अभी भी विनती करता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि आप अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेते हैं तो मेरा ये मौखिक लीजिए ना, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कि सरकार को कह दीजिए कि एमएसपी की गारंटी आप दे दीजिए, हमको कमेटी की जरूरत नहीं, हमको सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं। मगर सर मैं एमएसपी आपको को लेकर तो इतनी बातें हुई हैं, इतने दौर की वार्ता हुई है, हर वार्ता में जो कृषि मंत्री उनका यही कहना है कि एमएसपी तो इन 3 कृषि कानूनों से जुड़ा ही नहीं है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। तो एमएसपी को लेकर तो शुरू से इस तरह की का स्टैंड रहा है। मैंने देखिए वो फिर दिशाभूल ऐसी करते हैं, वो क्या कहते हैं कि एमएसपी कांग्रेस के राज में लीगल नहीं थी, उन्होंने लीगल क्यों नहीं की? 70 साल तो लीगल नहीं थी, फिर हमने अभी लीगल क्यों करना चाहिए? तो कांग्रेस के राज में उन्होंने कभी दावा भी नहीं किया कि एपीएमसी के बाहर किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे। आईटीसी कंपनी बिना इन 3 कानूनों के ई चौपाल के माध्यम से एपीएमसी के बाहर खरीदने के लिए आई थी ना, उनको तो कोई जरूरत नहीं पड़ी इन 3 कानूनों को। पेप्सी कोला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए 1986 से पंजाब में गई थी, टमाटर के लिए, पोटैटो के लिए, बासमती चावल के लिए, उनको तो इन 3 कानूनों को जरूरत नहीं पड़ी थी। आपने ये 3 कानून लाए और ये 3 कानूनों का प्रचार आप ऐसा कर रहे हो कि ये 3 कानूनों के कारण किसानों की जो लूट हो रही थी 70 साल से वो बंद हो जाएगी और अब किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे, यानी एमएसपी से ज्यादा दाम मिलेंगे। तो फिर एमएसपी से ज्यादा दाम मिलेंगे तो फिर आप एमएसपी को गारंटी क्यों नहीं करते हो? एक दूसरी आप देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि अनाज के गोडाउन इतने भरे हुए हैं कि 2 साल का 3 साल का अनाज है। पंजाब के किसानों को पैम्पर्ड चाइल्ड करके अब गाली दी जा रही है। इतना नुकसान, इतना टैक्स पेयर का मनी पंजाब के किसानों के लिए क्यों खर्चा करना चाहिए, ऐसी बात कही जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि एमएसपी के कारण अगर पंजाब के किसानों को
सुरक्षा मिली है, एक सेफ्टी मिली है, तो उनकी वो सेफ्टी को, उनकी वो सुरक्षा को नकार देना, ये कहाँ का न्याय है? आप दूसरे किसानों को भी एमएसपी का संरक्षण देने की बात कीजिए ना, जो कि पंजाब का किसान कह रहा है कि हमको गेहूं और चावल को सिर्फ एमएसपी नहीं चाहिए। आप 23 फसलों की एमएसपी डिक्लेयर करते हो, वो एमएसपी का प्रोटेक्शन हमको चाहिए मतलब उससे तो ताकि हम सरकार क्रॉप का कहना है डाइवर्सिफिकेशन भी कर कि सकें। अगर 23 फसलों पर एमएसपी इंश्योर करेंगे तो एक टर्म भी, एक फिगर भी सामने आई है, 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और ये किसान नेताओं से बैठक में बातचीत भी निकलकर सामने आई बंद कमरे में कि ये हम नहीं दे सकते हैं, ये बहुत बड़ा बर्डन है, हमारे बजट जो है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। इस तर्क को आप किस तरह से वे करेंगे? क्योंकि जब नहीं समन्वय उसका, वित्त आयोग की बात होती है, जब तमाम खर्चों की बात होती है, जो कॉर्पोरेट्स की उनका माफ कर दिया जाता है कर्जा, तब इस तरह की बातें नहीं उठती। मगर जब किसानों की फसलों की बात होती है और उनके खून पसीने की जो उनका हक है, वाजिब हक, जब उसकी बात होती है तो इस तरह की बातें सामने आती हैं। देखिए उसका जवाब उसी नेता ने अमित शाह जी को उसी समय दे दिया था। जब अमित शाह जी ने कहा कि हमको 15 लाख 17 लाख करोड़ रुपए लगेंगे ये सब कृषि उपज खरीदने के लिए, तो उस नेता ने अमित शाह जी को कह दिया था कि 15 लाख 17 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा बता के हमको क्यों घबरा रहे हो? आप 15 लाख 17 लाख करोड़ रुपए की कृषि उपज खरीदी करोगे और फिर उसको बाजार में बेचोगे ना आप, और जब बेचोगे आप तब आपको 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। करोड़ों किसानों के लिए अगर भारत सरकार ने 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान ले भी लिया तो कौन सा आसमान टूटने वाला है? और उसने ये भी कहा बाद में कि 7वां वेतन आयोग का बोझा तो आपने 1 करोड़ कर्मचारियों के लिए 1 लाख करोड़ का तो ले ही लिया है, और पूरे राज्यों के 7वें वेतन आयोग का बोझा तो 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपए का है। तो इसमें किसानों के लिए लिया तो क्या बिगड़ता है? देखिए इनका झूठा एक प्रचार और ये है कि हमने स्वामीनाथन आयोग लगाया, कांग्रेस ने तो उसको दबा के रख दिया था। दुर्भाग्य है, मैं आपको देखिए 7, 8 और 8, 9 के कृषि उपज के दाम बताता हूं। 7, 8 में ज्वार का एमएसपी था 600 रुपए और 8, 9 में मनमोहन सिंह जी ने उसको किया था 840 रुपए। मकई का एमएसपी था 620 रुपए, मनमोहन सिंह सरकार ने उसको किया था 840 रुपए। तुअर का एमएसपी था 1550, मनमोहन सिंह सरकार ने किया था 2000। मूंगफली का 1550, 8, 9 में मनमोहन सिंह सरकार ने बढ़ाया 2100 रुपए। मूंग का 1700 रुपए, उसको किया 2520 रुपए। सोयाबीन का 1050, मनमोहन सिंह जी ने किया 1390। कॉटन का तो 2030 था, उसका किया 3000। और धान का, पैडी का, जीरी का 645 रुपए था, उसका किया 850 रुपए। मनमोहन सिंह सरकार ने यूपीए के आखिरी साल में इतनी एमएसपी जो बढ़ाई थी, इतनी एमएसपी इसके पहले कभी भी बढ़ी नहीं और ना आज भी बढ़ी है। फिर स्वामीनाथन कमीशन को तो लागू करना शुरू कर दिया था मनमोहन सिंह जी ने। हुआ ये कि यूपीए 2 में फिर वही शुरू हो गया, 2%, 3% बढ़ाना। उसी का फायदा मोदी सरकार ने 2014 में लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी कितना झूठ देश के साथ में बोलते रहेंगे और देश की जनता सुनती रहेगी और मीडिया वही वही बताती रहेगी। बहुत दुख होता है मुझे। मनमोहन सिंह सरकार ने गांव और शहर का अंतर बढ़ रहा है, इस बात को यूपीए 2 के आखिरी के साल में एक्सेप्ट किया था। और उसके लिए मेरा यह मानना है कि उन्होंने 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। एक निर्णय था राष्ट्रीय मनरेगा, राष्ट्रीय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। आप देखिए पहले बजट में 40,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। 60,000 करोड़ रुपए की पूरे देश के किसानों की कर्जा माफी की गई थी और इस तरह की एमएसपी बढ़ाई गई थी 28 से 50% तक के। मैंने डॉक्टर हक जो उस समय चेयरमैन थे उनसे भी बात किया और उन्होंने कहा कि मुझे तो सोनिया गांधी जी की मदद लेनी पड़ी इस एमएसपी को घोषणा करवाने के लिए। बहुत इकोनॉमिस्ट इसके विरोध में थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह की एमएसपी बढ़ाने के बाद में, आपको याद होगा रघुराम राजन जी का बार बार स्टेटमेंट आया था कि इस तरह से एमएसपी बढ़ाएंगे तो फूड इन्फ्लेशन होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसानों को कुछ दिया तो इन्फ्लेशन होता है और लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे उद्योगपतियों के माफ किए जाते हैं। शहरीकरण को कितनी सब्सिडी हमारे व्यवस्था में
मेट्रो को कितनी सब्सिडी है, रेलवे को कितनी सब्सिडी है, हवाई अड्डों को कितनी सब्सिडी है, शहरों में जो पानी दिया जाता है उसको कितनी सब्सिडी है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी चर्चा क्यों नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है। सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जब आरसीईपी को लेकर भी देश में जबरदस्त विरोध हुआ था कि बाहर से जो फसलें हैं वो देश में आसानी से आ पाएंगी और देश के जो किसान हैं एक तरह से फ्लडिंग हो जाएगी, वो अपने सामान को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, बाहर से इतना सामान आएगा कृषि आधारित। जब आरसीपी इतने चरम पर था तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरा विवेक मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता कि मैं इस पर फैसला लूं, आखिरी फैसला लूं, देश को खोल दूं। इसमें डेयरी पर असर पड़ता, एप्पल्स की बात करो जो हॉर्टिकल्चर वाले सामान हैं, या तमाम जो खेती के चीजें हैं उस पर उत्पाद पर असर पड़ता। तो जब उस वक्त ये विवेक काम आया, तो आज एक बार फिर से फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ हमारा देश क्यों बढ़ रहा है, जब उस वक्त हमने इस फैसले, इसको सोच समझ कर हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला लिया था इस पर? देखिए, उस समय वो उन्होंने सिर्फ एक अपना पोस्चर बताने के लिए, जो उनपे अटैक हो रहा था किसानों की तरफ से, उसको ये करने के लिए उन्होंने किया था। उसमें कुछ उद्योगपतियों का भी रस था, मैं ऐसा आपको स्पष्ट कहता हूं। मैं आपको एक बताता हूं, आप पिछला बजट देख लीजिए निर्मला सीतारमण जी का, उसमें पॉलीमर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। दुनिया के बाजार में क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए हैं, उसके कारण नाफ्ता कम हो गया है, दुनिया के बाजार में पॉलीमर सस्ता हो गया है, उससे किसानों को मिलने वाला इरिगेशन पाइप तो सस्ता होना चाहिए था ना। इरिगेशन पाइप कुछ सस्ता नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी मोनोपोली रिलायंस की है पॉलीमर की, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा के आपने सस्ता इंपोर्ट होना बंद कर दिया। अभी देखिए ना, जीवनावश्यक वस्तु का कायदा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट रद्द कर दिया मोदी जी ने, ढोल पीट कर कहा, और थोड़े से प्याज के दाम बढ़ने लग गए तो आपने प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया, प्याज का इंपोर्ट शुरू कर दिया। दालों पर का इंपोर्ट ड्यूटी 30% का 10% कर दिया, और 4 लाख टन दालों के इंपोर्ट की परमिशन दे दी। आज ये परिस्थिति है तुअर की कि 5,500 रुपए तक के तुअर के दाम गए थे, आज 5,500 रुपए तक के तुअर के दाम आ गए हैं, क्योंकि 5,500 5,400 में इंपोर्टेड तुअर इस देश में आ रही है। खाने के तेल पर की इंपोर्ट ड्यूटी आपने कम कर दी। ये तो अच्छा है कि इंडोनेशिया, मलेशिया में पाम का उत्पादन कम हो गया है, ब्राजील में, अर्जेंटीना में सोयाबीन के लिए प्रॉब्लम आ गए हैं, वहां पे हड़ताल चल रही है और इसलिए दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए किसान थोड़ा सा बच गया है, नहीं तो किसान मर जाता था ना इसमें। मोदी जी की नीति अब किसानों को समझ में आ गई है कि ये कभी भी किसान हितों की नहीं रही है। और मैं बड़ी नम्रता से कहता हूं, वो भले ही 70 साल कहे, पर क्या वो 14 साल गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? हम भूल जाते हैं। खेती तो राज्य का विषय है ना। मोदी जी ने कब मनमोहन सिंह सरकार के विरोध में अपने 2 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के साथ में लेकर मनमोहन सिंह के कृषि नीति का विरोध किया है? मुझे बता दीजिए, कौन सा बड़ा आंदोलन किया है? भारतीय किसान संघ जो आरएसएस का है, गुजरात के भारतीय किसान संघ के लोग कहते हैं मोदी जी ने 14 साल हमको सुला कर रखा था। ऐसी कितनी बातें बताई जा सकती है, परंतु मीडिया में हम सामान्य लोगों की बातें नहीं जाती है, और सत्ता के भरोसे पर ये लोग झूठ ही अगर परसोंगे तो फिर गोबेल्स का सिद्धांत तो फिर से जिंदा होने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, हमसे ये हम बातें साझा करने के लिए और इंसाइट देने के लिए। ये जरूरी है दर्शकों को समझने के लिए कि किस तरह से आज जो सिचुएशन को डील करने के लिए जो मास्टर स्ट्रोक सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको किसान नेता और किसान भी जो डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर, वो किस तरह से अपनी नाराजगी और निराशा इसका इजहार कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि आने वाले समय में 26 जनवरी को जिस तरह से इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि हम किस तरह से इतने सारे प्रोटेस्टर्स को दिल्ली की रोड पर गणतंत्र दिवस पर अलाउ कर सकते हैं। तो एक जैसे कहते हैं कि एक टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से इन कृषि कानून को लेकर जो पूरा टकराव है वो छटता है, ये धुन जो है छटती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए विजय जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।